हेलो बच्चों, मैं अपनी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और अभी जो है क्लास 10th का संसाधन चैप्टर जो चल रहा था, तो उस संसाधन चैप्टर का हम लोग गौ पार्ट पढ़ने वाले हैं। और गौ पार्ट जो है इसमें आपका हम लोग देखेंगे इसमें वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन एवं वन प्राणी संसाधन के अंतर्गत वन एवं वन प्राणी संसाधन में क्या होगा। देखिए, इसमें देखेंगे प्राकृतिक वन पढ़ेंगे हम लोग। इसमें प्राकृतिक वन क्या होता है, जो नेचुरल वन होते हैं, प्राकृतिक वन होते हैं, वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक वन की बात कर रहे हैं तो किसी बड़े भूभाग, कोई बड़ा सा भूभाग होगा और उस बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित है। कोई बंजर भूमि है या कोई परती भूमि है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने आप से क्या होगा, पेड़ पौधे एवं झाड़ी जो होते हैं, झाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप जो है उत्पन्न हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वन। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा ना लगाया गया हो, ना वो कृत्रिम वन ना हो, तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन की बात करें तो 2011 की जनगणना के 2011 की गणना के अनुसार जो है लगभग 19.27% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। लेकिन बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 7.1% क्या है, वन। यदि वन के प्रकार की हम बात कर लेंगे, वन के प्रकाश की दृष्टि से, तो एक है आरक्षित वन। आरक्षित या सुरक्षित वन। सुरक्षित वन किसको कहते हैं, जिसमें पशुचारण खेती करना वर्जित होता है। रक्षित वन क्या होता है, तो लाइसेंस पर आप लोग लकड़ी काट सकते हैं। और अवर्गीकृत होता है, जिसमें आप लकड़ी काटिए, पशु चराइए या कुछ करिए, उसमें जो होता है कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। इसमें वन का प्रकार की बात कर लें तो वन के प्रकार में देखा जाए तो वन के प्रकार में आता है कौन कौन सा, तो एक आता है अत्यंत सघन वन हो गए, सघन वन हो गया, और खुले वन हो गए, झाड़ियाँ वन और मैंग्रोव वन हो गए। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक जीवों की विविधता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता क्या होती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव एवं बड़े जीव सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। पटना के अंतर्गत जो है संजय गांधी जैविक विविधता है, जिसको प्रतिनिधित्व करता है। चरक का संबंध किससे है, भारत से है। भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है। और भारत में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद जो है भारत बात कर लें वन रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वन रिपोर्ट के अनुसार यदि बात कर लें हम, वन रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित जो है कम से कम 33% भाग पर होना क्या हो रहा है, वन का आवश्यक होना ज़रूरी है। और वन संरक्षण, वन जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या भैया, वन संरक्षण बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि वन एवं वन्य जीवों की लगातार वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है वन संरक्षण को बहुत ज़रूरी करना है, वन को सुरक्षित करना पड़ेगा, जिससे जीव जंतु जो है अपनी क्या कर सके, आवास में रह सके। क्योंकि आजकल जो है जंगलों को छोड़ करके जो जीव जंतु हैं वो कहाँ भाग रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भाग रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ी कारण क्या है कि वन संरक्षण का न होना। देखिए जो है हम लोग इसमें महत्वपूर्ण पार्ट जो पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पार्ट जो है इसमें आपका खनिज संसाधन, ये घ चैप्टर है, संसाधन का चैप्टर घ है। और फोर्थ पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे खनिज क्या होता है। तो खनिज क्या होते हैं, तो पृथ्वी के नीचे जो होते हैं, ज़मीन के अंदर जो होते हैं, संयोजन एवं आंतरिक परमाणु संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। खनिज क्या होता है, तो निश्चित रासायनिक एक जो होता है, हम कह सकते हैं कि एक उसके अंतर्गत जो होता है केमिकल जो संयोजन होता है, केमिकल के द्वारा जो रासायनिक संयोजन होती है और उसके संयोजन के फलस्वरूप जो होता है ठोस प्राकृतिक पदार्थ बन जाता है, तो उस पदार्थ को ही खनिज कहा जाता है। और लगभग 200 से अधिक 2000 से अधिक जो है खनिजों की पहचान की जा चुकी है। लगभग जो है अब तक 2000 से अधिक जो है खनिजों की पहचान की जा चुकी है। भारत में लगभग 100 से अधिक क्या है, खनिजें मिलती है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजें हैं। खनिजों के प्रकार की बात करें तो खनिज धात्विक खनिज होता है और अधात्विक। अब धात्विक से क्या होता है कि जिसमें क्या होगी, धातु की मात्रा होगी, जिसमें क्या होगा, मेटल्स पाए जाएंगे, तो उसे हम धात्विक बोलेंगे। और जिसमें मेटल्स नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अधात्विक कहेंगे।
बात करेंगे धात्विक में आता है कौन, लौह खनिज। लौह खनिज के अंदर क्या होता है, लोहा है, निकल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है आदि। और लौह आता है जिसके लोहा नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या होगा कि अलौह खनिज में जैसे शीशा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इसे धात्विक खनिज को दो हिस्सों में बांटा गया, लौह और अलौह, जिसके अंदर लोहा होगा और जिसके अंदर लोहा नहीं होगा। लेकिन दोनों जो होंगे खनिज के धात्विक खनिज के ही पार्ट होते हैं। अधात्विक की बात करेंगे तो अधात्विक खनिज जो होता है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है यह कार्बनिक या ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये जो है कार्बनिक की जिसमें मात्रा होगी, कार्बन जो अवेलेबल होगा उसको हम बोलते हैं कार्बनिक। और जिसके अंतर्गत जो होता है कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक। और देखिए इस यहाँ पर जो होता है आपका क्या है, दिया गया है खनिज, जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इत्यादि हो गए। तो खनिज कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, धात्विक, अधात्विक। धात्विक जो दो प्रकार का होता है, लौह और अलौह। और जबकि अधात्विक जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, कार्बन के बेस पर और कार्बन न रहने के बेस पर। यहाँ देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण जो है मतलब खनिज जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिजों का वितरण जो है सबसे पहले आते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ जो है कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और किस प्रकार से जो होते हैं वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो बात कर लें हम उत्तरी पूर्वी पठार की। उत्तरी पूर्वी पठार, तो पठार क्या होता है, तो पठार उसको प्लेटू से कहते हैं कि जो पृथ्वी से, कि पृथ्वी के ऊपर उठी वह भूमि जो ऊपर जाकर क्या होती है, समतल हो जाती है, उसी को हम पठार के नाम से जानते हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं पठार, जैसे दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, लद्दाख का पठार हो गया। तो ऐसे पठार जो है आपके पठार देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्वी पठार की बात कर लेंगे तो इसमें दिया है क्या है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का भी पठार है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश, यह है उत्तर पूर्वी पठार। इसमें मिलता है लौह खनिज। और खनिज क्या है, लौह है, धात्विक खनिज मिलता है और अधात्विक भी मिलता है। जैसे लौह और मैग्नीज क्या है, ये जो है धात्विक हो गए। अभ्रक और बक्साइट, बक्साइट भी क्या है, धात्विक है। अभ्रक जो है ये क्या है, अधात्विक है। उसके बाद चलते हैं दक्षिणी में। दक्षिणी के अंतर्गत जो होते हैं कौन कौन से पठार मिलते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत कर्नाटक एवं तमिलनाडु वाला हिस्सा आता है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु का हिस्सा आता है और इसमें मिलता भी है, इसमें भी क्या मिलता है हमें, खनिज के रूप में मिलता है लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि मिलता है। उत्तर पश्चिम की बात कर लेंगे तो उत्तर पश्चिम प्रदेश में आता है खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली तक। खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली तक इसमें मिलता है खनिज में चांदी, सोना, जस्ता। भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ जो है दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा आता है। यहाँ पर भी लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट पाए जाते हैं। खनिज लौह, मैग्नीज, अभ्रक पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत जो है खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली तक, और इसमें भी पाया जाता है सोना, चांदी, जस्ता आदि। धात्विक खनिजों का वितरण देखा जाए तो देखिए धात्विक खनिजों में तो यहाँ बात कर लेंगे हम लोग क्या, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सैंडेलाइट। ये जो है क्या है, लौह के प्रकार में दे दिया है। यहाँ मैग्नीज, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट और तांबा। तो लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोनाइट और सैंडेलाइट। साथ ही साथ इसका भंडारण जो है लगभग 2004 के अनुसार जो है 1427.1 लाख टन है। वितरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कर्नाटक, बेल्लारी, सिंदूर आदि। कर्नाटक में 25%, उसके बाद बेल्लारी है, उसके बाद सिंदूर, संदूर और आदि। मैग्नीज अयस्क की बात करें, मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा सबसे स्थान है। मतलब भारत में मैग्नीज का उत्पादन में तीसरा स्थान है। उसके बाद उपयोग क्या होता है मैग्नीज का, तो इसका बैटरी, पेंट और कीटनाशक दवाओं बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीज का। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है 2004 के अनुसार, तो लगभग 1670 लाख टन है। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो देख रहे हैं सुंदरगढ़, कालाहाड़ी, उड़ीसा में जो होता है सबसे अधिक 37% प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद जो बैक्साइड, बक्साइड क्या होता है, तो सॉरी बक्साइड जो है अलौह धातु, जो वहाँ पे मैंने धात्विक बता दिया था। ये क्या है कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। और बक्साइड जो होता है अल्युमिनियम का अयस्क होता है, अल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो अलौह धातु है और इससे जो होती है फिर ना अल्युमिनियम धातु निकाली जाती है बॉक्साइट से। उपयोग क्या किया जाता है, तो देखिए बॉक्साइट का उपयोग जो होता है वायुयान बनाया जाता है, विद्युत
तार बनाया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं, प्लेट बनाए जाते हैं, और जो है मोटर बनाए जाते हैं, जैसे पंखे का मोटर हो गया। सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है बक्साइट का। उसके बाद हम बात कर लेंगे तांबा का। तांबा जो है अलौह धातु है, क्योंकि तांबा में भी कोई लोहा जो होता है नहीं पाया जाता है। तांबा का प्रयोग जो होता है विद्युत का तार बनाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत डिपार्टमेंट में किया जाता है, साथ ही साथ बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेंडेराइट। मैग्नीज और बक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है। इससे क्या क्या बनाई जाती है। उसके बाद जो है लोहे का जो है और कहाँ पाया जाता है, तो लोहा जो पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर। उड़ीसा में जो है 19% पाया जाता है। और क्या कहाँ पाया जाता है, तो ये गुरु, महिसानी और बादाम की पहाड़ियों में पाया जाता है। झारखंड में भी पाया जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, धनबाद आदि में लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेंडेराइट, ये जो है अयस्क झारखंड में भी पाए जाते हैं। और अदर स्टेट जैसे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे मैग्नीज की। तो मैग्नीज जो कहाँ कहाँ पाया गया, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है। और कर्नाटक में शिमोगा और चित्रदुर्ग में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला जो क्षेत्र है वह है श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कुडप्पा, गुंटूर। गुंटूर, कुडप्पा, पत्तनम ये आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। उसके बाद गुजरात की बात कर लेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेंगे बक्साइट। बक्साइट जो पाई जाती है महाराष्ट्र में 12% तक लगभग, और ये पाई जाती है कोलाबा, रत्नागिरी, छत्तीसगढ़, सरगुजा और रायगढ़ के हिस्से में पाई जाती है। अन्य राज्य की बात कर लेंगे तो झारखंड और कर्नाटक में भी जो होते हैं हमें बॉक्साइट देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है, और इससे जो होता है वायुयान बनाई जाती है, प्लेट बनाई जाती है, तार बनाया जाता है, मोटर्स में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है तांबा। तो तांबा में सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाला जो हिस्सा है वो है राजस्थान का खेतड़ी वाला हिस्सा। राजस्थान का खेतड़ी वाला हिस्सा, खेतड़ी सिंघाना मेखला, मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त होता है हमें तांबा। उसके साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के खम्मम और गुंटूर वाले हिस्से से प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है आपका ये खेतड़ी, खेतड़ी से जो होता है प्राप्त किया जाता है क्या, तांबा प्राप्त किया जाता है। धात्विक खनिजों का वितरण। अधात्विक खनिज, वो तो धात्विक हो गए, अब देखते हैं हम लोग अधात्विक खनिजों में। अधात्विक में आता है क्या, अभ्रक। अधात्विक में आ गया हमारा अभ्रक। और इधर क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर। तो भारत विश्व में अभ्रक का सबसे अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है अभ्रक का वो कहाँ होता है, भारत में होता है। इसका अभ्रक का उपयोग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, विद्युत उपकरणों में, मिट्टी के खिलौनों में भी किया जाता है। तो अभ्रक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, मिट्टी के खिलौने में। इसकी भंडारण की बात कर लेंगे तो लगभग तो भंडारण और उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो वितरण जो है बिहार, गया, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पर भी जो होता है गया में, मुंगेर में, भागलपुर में जो होता है यह क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। झारखंड में कहाँ मिलता है, तो सिंहभूमि, धनबाद, पलामू और रांची वाले हिस्से में अभ्रक जो है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। बिहार जो है झारखंड भारत का, बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक जो है उत्पादन करता है। मतलब 80% जो होता है पूरे भारत में अभ्रक का सप्लाई कहाँ से होता है, तो बिहार और झारखंड के हिस्से से होता है। बिहार में कौन सा हिस्सा, तो गया, मुंगेर और भागलपुर। जबकि झारखंड से जो होता है पलामू, धनबाद, सिंहभूम और रांची। अब बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, तो सीमेंट, लौह इस्पात, रासायनिक उद्योग, उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में किया जाता है। किसमें, चूना पत्थर सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट में जो होता है चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात में भी किया जाता है, रसायन उद्योग में किया जाता है, और कागज एवं चीनी उद्योग में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है देश का 35% जो होता है चूना पत्थर मध्य प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता है। नेल्लोर में पाया जाता है। उसके साथ ही साथ जो है राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में भी पाया जाता है।
यूएस से भारतीय अवरक का प्रमुख आयातक है। यूएसए जो है भारतीय अवरक मतलब भारत से क्या करता है, खरीदता है। खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? खनिजों की यदि आर्थिक महत्व की बात कर लेंगे तो इसमें देश खनिज उद्योगों की जननी है। खनिज क्या है? उद्योगों की जननी है। मतलब यदि खनिज नहीं रहेंगे तो उद्योग नहीं चल पाएंगे। देश के आर्थिक विकास में खनिजों की संपदा का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जो भी खनिज हैं तो कच्चे माल इससे प्राप्त किया जाता है। जैसे यदि लौह अयस्क की बात कर लेंगे तो लौह अयस्क में हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सैंडराइट, इसको जो है तो खनिजों को प्राप्त किया जाता है और उसका जो है शोधन करके जो है धातु को, लोहे को निकाला जाता है, लोहे बनाया जाता है। बक्साइट जैसे तो भाई बक्साइट जो प्राप्त होती है अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, ये अलौह धातु है और उसको निकाल करके उसका शोधन करके अल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है और अल्युमिनियम से बहुत सारी चीज़ें जो होती है बनाई जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि लोहे के कौन कौन से सामान बनाए जाते हैं, आपके घर में कितने सामान लोहे के यूज होते हैं, या बॉक्साइट है तो अल्युमिनियम के कितने सामान जो होते हैं घरों में यूज होते हैं। यदि बात कर रहे हैं खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे कर सकते हैं, तो खनिजों का संरक्षण जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें है। इसमें क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन है। जो खनिज है एक बार समाप्त हो गया तो पुनः हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल होता है। इसकी जो मात्रा है लिमिट है, तो इसलिए खनिजों का संरक्षण क्या है, बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि अतिशय दोहन के कारण खनिजों का अस्तित्व खतरे में है। यदि लगातार जो है हम किसी चीज़ का खनन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है निकासी करते रहें, तो दोहन कर लेंगे तो खनिज क्या हो जाएगा, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इसका संरक्षण करने के लिए हमें खनिजों के दोहन पर नियंत्रण करना होगा और विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। खनिजों के सस्ते विकल्पों की खोज करना, खनिज का क्या कर सकते हैं हम, सस्ते विकल्प का खोज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए। मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज़ है। किसी चीज़ को संरक्षित देना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैनेजमेंट करना। विदाउट मैनेजमेंट का जो होता है उसको प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, उसको संरक्षण नहीं किया जा सकता है। आगे है शक्ति। अब जो है लास्ट आती है हम लोगों के पास जो है एक चीज़ देखने को मिलती है और संसाधन का लास्ट टॉपिक है, पांचवा हिस्सा जो है शक्ति, एनर्जी संसाधन, ऊर्जा संसाधन क्या है। तो ऊर्जा संसाधन से ही पता चल रहा है कि हमें किस प्रकार से ये ऊर्जा सप्लाई कर रहा है। देखिए मानव सदियों से अपनी क्रियाकलाप हेतु शक्ति के जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करता आ रहा है। वह जैविक चीज़ों का भी प्रयोग करता है और अजैविक चीज़ों का भी प्रयोग करता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों का वाणिज्यिक मतलब इकोनॉमिकल ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। वाणिज्यिक सॉरी कमर्शियल जो है ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कोयला को, पेट्रोल को, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत एवं आणविक ऊर्जा। शक्ति यहाँ भी दिया शक्ति संसाधन के प्रकार। शक्ति संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आता है, एक जो होता है उपयोगिता के आधार पर है, दूसरा है स्रोत के आधार पर, रचनात्मक और समय के आधार पर। यदि हम बात कर लें उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन सी है, तो ये हमारी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत कोयला है, पेट्रोल है, सीएनजी है, पीएनजी है। क्षयशील संसाधन कौन है, क्षयशील स्रोत के आधार पर, मतलब यदि बात कर लें कि हमें मिल तो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समापन हो रही है। जहाँ से कोयले की खदान है वहाँ से कोयला हम निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे उसका क्या है कमी होती जा रही है। पेट्रोल जहाँ से है उसको भी निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल लगातार जो है जितना यूज कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो क्षयशील संसाधन कौन सा है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे कौन जा रहा है, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक पीएनजी, सीएनजी, ठीक है। उसके बाद रचनात्मक क्या आ रहा है, तो रचनात्मक में जो है जैविक ऊर्जा जो है, मनुष्य है, प्राणी है, शक्तिवान है। और समय के आधार पर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, पीएनजी, सीएनजी, ये जो है आपके समय के आधार पर है, पारंपरिक जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्षयशील, अक्षयशील ऊर्जा कौन कौन सी है, तो अक्षयशील जो है प्रवाही जल, ठीक है, ये रिन्यूएबल है, इसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अजैविक में कौन कौन से है, तो जल, पवन, और ये भी समाप्त होने वाले न है। गैर पारंपरिक लगातार यदि बात कर लेंगे तो जैसे सूर्य है, पवन है, ज्वार, परमाणु, धूम, ताप। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जिससे हमें ऊर्जा लगातार मिलती आ रही है, जिसका हम उपयोग लगातार करते आ रहे हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। जैसे यदि सीएनजी की बात कर ले तो एक आता है मार्स गैस, क्या होता है, CH4, CH4, इसको क्या कहते हैं, मेथेन का सूत्र होता है। और ये जो होता है सड़े गले दलदली स्थानों से होता है, प्राप्त होता है। धान की जो जड़ें होती हैं उससे प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम जो होता है शोधन के द्वारा पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है।
अब बात कर लेते हैं, हम चलते हैं कोयले पर। कोयला जो है, कोयला भी जो है हमारा क्या है, एक पारंपरिक जो है क्या है, ऊर्जा का संसाधन रहा है। तो कोयले की बात कर लेंगे, तो कोयला जो होता है 4 प्रकार के यहाँ पे देखेंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नामाइट और पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट और सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो होता है 90% जो होता है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब बिटुमिनस जो होता है इसे 70 से 90% कार्बन पाई जाती है। लिग्ना जो पाया जाता है 30 से 70% और 30% से कम जो होता है पीट कोयले में पाई जाती है कार्बन की मात्रा। तो सबसे घटिया जो होता है कोयला होता है, पूरी तरीके से जलता नहीं है। एंथ्रासाइड कोयला जो होता है, जैसे ईंट भट्ठे वाले जो होते हैं यूज करते हैं, बिजली उत्पादन में जो होता है कोयले का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ से जो होता है हमको कोयला प्राप्त होता है? देखिए, कोयला जो हमें प्राप्त होता है वह है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र ये दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा दामोदर घाटी। टर्शियरी क्षेत्र का अंतर्गत जो आएगा टर्शियरी क्षेत्र, तो टर्सरी जो होता है इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, यहाँ से भी जो होता है कोयला प्राप्त होता है। लिग्नाइट क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला जो है यह पाया जाता है हम लोग कहाँ पर, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो कोयले का मुख्य रूप से हमने देखा कि वो वितरण कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो हो रहा है हमको दामोदर घाटी से है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है। दूसरी बात है कि कौन सा इसका टर्शियरी क्षेत्र की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मतलब सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है, सेवन सिस्टर्स जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में जो है कोयला भी देखने को मिलता है। लिग्नाइट की बात कर लें तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पाई जाती है। ये प्रमुख खनन क्षेत्र, जैसे झारखंड, झारखंड से जो कोयला निकाला जाता है वह है झरिया वाला क्षेत्र। कौन सा? झरिया, महत्वपूर्ण है। झारखंड के झरिया वाला हिस्सा है, वहाँ से जो होता है हमें कोयला ज़्यादा मिलती है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में मिलता है। उड़ीसा का तलचर वाला हिस्सा जो है, तलचर और रामपुर हिस्से से जो होता है कोयले का निष्कासन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल के रानीगंज वाले हिस्से में जो होता है कोयले का उत्पादन होता है। कोयला जो होता है वहाँ से उत्पादन कार्य सभी खनन किया जाता है कोयले का भी। उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सिंगरौली और उमरिया जो हिस्सा है, यह यहाँ से भी क्या होता है कोयला प्राप्त किया जाता है। तो उड़ीसा में तलचर, उड़ीसा में कौन सा हिस्सा है? तलचर। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो चिरमिरी, झारखंड में झरिया सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड में झरिया, गिरिडीह, रामगढ़ और राजमहल वाला हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का जो है रानीगंज वाला हिस्सा है और मध्य प्रदेश में एक है सिंगरौली, उमरिया। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का जो भंडारण क्षमता है वह है 17 अरब टन। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। पूरे विश्व के अंतर्गत जो है भारत 1% जो है पेट्रोलियम को उत्पादन करता है। बट देखा जाए तो कितना यूज होता है, अब देखते हैं कि पेट्रोलियम का वितरण कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। पेट्रोलियम का वितरण जो है कहाँ कहाँ से है, भारत के अंतर्गत जो 1% जो है पूरे विश्व का उत्पादन करता है, वो कहाँ कहाँ से भारत जो है इसको प्राप्त करता है पेट्रोलियम को। तो पहला है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आप चले जाएंगे तो ये है असम घाटी, मतलब डिगबोई का क्षेत्र है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। गुजरात में जाएंगे तो अलंकेश्वर, कलोल और नौगांव, यहाँ से जो होता है हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। मुंबई में जाएंगे तो मुंबई तट से 176 किलोमीटर तक अरब सागर में स्थित है, जहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश, गुजरात का क्षेत्र, मुंबई हाई और पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी तट। पूर्वी तट में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ के बेसिन में फैला हुआ यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है और बाड़मेर बेसिन जो राजस्थान से प्राप्त होता है। तो कोयला, एंथ्रासाइट, लिग्नामाइट, पीट देख लिया हमने। उसके बाद जो है पेट्रोलियम देखा। पेट्रोलियम के क्षेत्र वितरण कहाँ है तो उत्तर पूर्वी प्रदेश है, पश्चिमी पूर्वी घाट है, उसके बाद जो है आपका मुंबई हाई है, गुजरात क्षेत्र और बाड़मेर बेसिन है। और इसका भंडारण कितना है तो 17 अरब टन है। प्राकृतिक गैस की बात कर लेंगे तो प्राकृतिक गैस में हम लोग सबसे पहले इसमें उपयोग की बात कर लेंगे, क्योंकि इसका भंडारण की बात नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत देखा जाए तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किस लिए है तो मशीन चलाने में, उत्पादन, खाना बनाने में तथा मोटर गाड़ियों चलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में भी जो होता है हम लोग सीएनजी पीएनजी का उपयोग करते हैं प्राकृतिक गैस का। तो
जो हम खाना बनाने में जो हम गैस का प्रयोग करते हैं, सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसमें होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। तो और इसमें जो होता है, इसकी लीकेज को पता करने के लिए गैस में क्या होता है, कभी-कभी लीक हो जाता है, लेकिन होता कहाँ से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। मरकैप्टन से पहचाना जाता है गैस जो है लीक कर रहा है। तो इसका उपयोग हमने कहाँ देखा, तो इसका उपयोग जो है प्राकृतिक गैसों का प्रयोग खाना बनाने में, मशीन चलाने में, विद्युत उत्पादन करने में और गाड़ी चलाने में। वितरण की बात कर लेंगे तो प्रायः पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से प्राकृतिक गैस भी मिलता है। जहाँ से पेट्रोल मिलता है वहाँ से हमें क्या मिलती है, प्राकृतिक गैस ही भी मिलती है, क्योंकि उसी के शोधन से प्राप्त किया जाता है। पूरे देश में लगभग गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। पूरे देश के अंतर्गत जो है गैसों को प्रवाहित करने के लिए, गैसों को भेजने के लिए जो है जगह जगह पर तो पाइपलाइन बिछाई गई है। जैसे हाजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देश के पश्चिमी और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने का काम करती है। लास्ट की तरफ चलते हैं, हम लोग आते हैं विद्युत शक्ति पर। विद्युत शक्ति भी ये क्या है, ऊर्जा का बहुत बड़ा संसाधन है। तो विद्युत शक्ति जो है प्रमुख केंद्र की बात कर लेंगे तो जल विद्युत, ताप शक्ति और परमाणु शक्ति। विद्युत शक्ति के अंतर्गत जो है 3 हिस्से हैं, जल, ताप और परमाणु। मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल किस पर है, तो सतलज पर है। सतलज कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले, राजस्थान वाले हिस्से में है। कोयला की बात करें, ताप मतलब कोयला की बात करें तो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैसों से उत्पादन किया जाता है। कौन सा? ताप शक्ति को किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों से उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन कार्य करता है। एनटीपीसी नेशनल टेम्परेचर पावर कॉर्पोरेशन। परमाणु शक्ति जो होती है परमाणु विखंडन विधि से किया जाता है। परमाणु विखंडन विधि से परमाणु शक्ति का निर्माण किया जाता है और इसमें आता है यूरेनियम, इल्मेनाइट आदि। उसके बाद जो आता है, हम लोग देखें जल विद्युत, भाखड़ा नांगल हो गया, सतलज नदी पे हो गया, और यह जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी बनाई गई है और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि तक है। उसके बाद कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनाई गई है और ये नेपाल और बिहार बॉर्डर को टच करती है। रिहंद सोन नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर बनाई गई है। तो ये बांध बना करके क्या किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन, मतलब जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये बांध बनाया गया है भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, कोसी परियोजना, रिहंद और हीराकुंड। यदि बात करें परमाणु शक्ति के लिए हिस्सा, तो परमाणु शक्ति में आता है तारापुर। तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा और पहला भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र रहा है। कौन? तारापुर। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद राणा प्रताप जो है राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, ये नाम से ही पहचान सकते हैं कि कलपक्कम जो है तो तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश का है। काकरापारा गुजरात में और परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये सब हिस्से हैं। और कुंडलूनर ये तमिलनाडु में है। तो ये सब जो हिस्से हैं अब देख सकते हैं। जैसे बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, ये भारत में नक्शे की बात कर लें तो ये हिस्सा जो है आपका देखिए, अगर तारापुर तो महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया। उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु हो गया। उत्तर प्रदेश हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद जो है नरौरा उत्तर प्रदेश में आता है। कलपक्कम तमिलनाडु, है ना, ये वाला हिस्सा हो गया तमिलनाडु। उसके बाद गुजरात, इधर चले आते हैं, ये वाला गुजरात हो गया। फिर जो है कर्नाटका, केरल, कर्नाटक। उसके बाद तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु दो हिस्से हैं, कलपक्कम और कोंडलूर। अब चलते हैं गैर पारंपरिक स्रोत में। तो गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत एवं वितरण के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आती है, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और बायोगैस ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये होती है गुजरात, राजस्थान में अधिक संभावना है, क्योंकि फोटोवॉल्वैनिक सेलों की सहायता से सूर्य की किरणों को क्या किया जाता है, परावर्तित करके ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, तो इसे सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है, तो पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। पवन ऊर्जा देखिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन उत्पादक राज्य है। ज्वारीय से खंभात की खाड़ी में,
कचरे की ऊर्जा से बदलने से एक परियोजना दिल्ली के ओखला में भी शुरू की गई है, जिससे बायोगैस प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं कि शक्ति संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो शक्ति संसाधन का संरक्षण करने के उपाय यही है हमारे पास कि ऊर्जा की बचत की जाए, ऊर्जा की बचत किया जाए और बढ़त का प्रचार करना, ऊर्जा के उपयोग में मितव्यता लाना, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना, वैकल्पिक साधनों के उपयोग पर बल देना और राष्ट्रीय सहयोग यूएन हो गया, ओपेक हो गया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सहयोग करके हम ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि संसाधन क्या होती है, तो संसाधन जैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में स्थित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ठीक है ना, जहाँ पेड़ की कटाई से बचाया जाता है और ये जो है उत्तराखंड में प्रयोग हुआ था। वन के पर्यावरणीय महत्व क्या क्या है बता सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर है। सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालिए, उससे क्या क्या हो सकता है, तो बिजली उत्पादन की जा सकती है। भारत में 2001 तक कितने क्षेत्र में वन का विस्तार था। नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो इससे जो होती है बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं। देश के बाघों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक समय में क्या है, भारत का मंदिर है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं, तो वनोच्चारण हो सकता है, फसल चक्र में कमी हो सकती है, खेती का ना होना, लगातार जो है वनो उन्मूलन हो सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व का कौन सा तीसरा स्थान है। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, भविष्य के लिए क्या करना, बचा कर रखना। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। लौह और अलौह में क्या अंतर है, जिसमें लोहे की मात्रा होगी उसे लौह कहेंगे, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ल्यूमाइट, लेराइट। अलौह में बक्साइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लौह एस का उपयोग क्या होता है, उद्योगों में किया जाता है। पूरे विश्व भारत की एक रेखा चित्र बनाइए, देखिए। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, यूरेनियम, दिगबोई, झरिया, काटशिला उत्पादक से यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थान है, इन पे बताना होगा।